नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स प्रस्तुत करते हैं कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय। भोजन, यह कहाँ से आता है। हमारे इस ऑडियो बुक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला अध्याय, भोजन, यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1, कॉलम 1 में विद्यार्थी या दोस्त का नाम तथा कॉलम 2 में उनके द्वारा पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ की सूची भरिए। आप देखेंगे कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला तथा तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2, अपनी सारणी में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको एक दूसरी सारणी में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण आगे की सारणी में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। सारणी 2, रोटी या चपाती में प्रयुक्त कच्ची सामग्री। आटा और जल। दाल में प्रयुक्त कच्ची सामग्री। कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी तथा मसाले। अब आप कुछ खाद्य पदार्थ जोड़िए तथा उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री को भी लिखिए। हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। दूसरी सारणी में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण आगे सारणी में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। सारणी 3 देखिए। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए।
क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5, जंतु और उनका भोजन। यहाँ एक कॉलम में जंतु का नाम है जबकि दूसरे कॉलम में उनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन। कॉलम 1, भैंस, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य। अब आपको क्रमशः इनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन अगले कॉलम में भरना है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सारणी 1.6 प्रस्तुत सारणी में 3 कॉलम में दिए गए हैं। पहले कॉलम में शाकाहारी, दूसरे में मांसाहारी तथा तीसरे में सर्वाहारी जंतुओं के नाम भरने हैं। पहेली यह जानना चाहती है कि मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रमुख शब्द: संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सारांश: भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अभ्यास: पहला सवाल, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? दूसरा सवाल, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताएं इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तीसरा सवाल, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1, दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूलगोभी, गाजर। शेर एवं बाघ शाकाहारी। कॉलम 2, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सब्जियां हैं। सभी जंतु उत्पाद है। चौथा सवाल, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना। मांसाहारी, क, बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे खाली स्थान कहते हैं। ग, तोता केवल खाली स्थान जो उत्पाद खाता है। घ, जो खाली स्थान
हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। अग हमें चीनी खाली स्थान से मिलती है। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। पहला, आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है? दूसरा, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं, चित्र सहित, यदि संभव हो। इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। तीसरा, उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चौथा, अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजना को करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापें। नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाएं जिसमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरों की संख्या हो। सोचने के लिए बातें। क क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? ख हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? अगर हमारी ये ऑडियो बुक आपको पसंद आ रही है तो आप इस ऑडियो बुक को उन्हें भी शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है भोजन के घटक। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।